दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे कास्टिंग और फोर्जिंग के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ये दोनों मैन्युफैक्चरिंग मेथड कैसे एक दूसरे से अलग हैं, तो कुछ फैक्टर हमने कंसीडर किया है जिसके आधार पर ये देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कास्टिंग की। कास्टिंग की अगर बात करें, इसमें मटेरियल को हम मेल्ट करते हैं, उसे उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और लिक्विड मेटल को लैडल की मदद से जो मोल्डिंग बॉक्स के पार्ट होते हैं जिसमें हमने पैटर्न को रखा है, जो रेप्लिका होता है कास्टिंग का, वहाँ पर उसके पोर किया जाता है। पोरिंग करने के बाद उसकी सॉलिडिफिकेशन की जाती है और सॉलिडिफिकेशन के बाद हमें जो फाइनल प्रोडक्ट है वो मिल जाता है। लेकिन फोर्जिंग के केस में मटेरियल को गर्म तो जरूर किया जाता है, लेकिन उसे लिक्विड स्टेट में लेकर नहीं आते, वो सॉलिड स्टेट में ही रहता है। उसके बाद उसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्सेस को अप्लाई किया जाता है ताकि हमें जो डिजायर्ड शेप है वो मिल जाए। कंप्रेसिव फोर्सेस पावर हैमर के द्वारा भी लगाई जा सकती हैं, हैंड हैमर के द्वारा भी लगाई जा सकती हैं। बात करते हैं ग्रेन फ्लो की। जो ग्रेन फ्लो होता है कास्टिंग के केस में वो रैंडमली होता है, जिसमें ग्रेन स्ट्रक्चर बड़े बड़े रहते हैं, या फिर जो ग्रेन फ्लो है वो नहीं होता। और जो फोर्जिंग के केस में अगर हम देखें, जो ग्रेन फ्लो है बिल्कुल यूनिफॉर्म ग्रेन फ्लो होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, बिना किसी रुकावट के होता है। और जो मटेरियल जो ग्रेन फ्लो है, जो कंटूर होता है, जो सिस्टम जो शेप होती है, बिल्कुल उसके थ्रू ही वो चलता है। स्ट्रेंथ की बात करते हैं। कास्टिंग के केस में जैसे हमने बात की, जो ग्रेन फ्लो नहीं होने के कारण या फिर वीक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होने के कारण जो कास्टिंग की स्ट्रेंथ है वो कम होती है, ये ज़्यादा वर्किंग स्ट्रेस को बियर नहीं कर सकती। लेकिन फोर्जिंग के केस में बढ़िया ग्रेन फ्लो होने के कारण, ट्रू ग्रेन फ्लो होने के कारण इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कास्टिंग के मुकाबले ज़्यादा होती है। शॉक एंड वाइब्रेशन रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, कास्टिंग का बहुत ही पुअर होता है, जबकि फोर्जिंग का जो शॉक और वाइब्रेशन रेजिस्टेंस है वो बढ़िया होता है। टफनेस की अगर हम बात करते हैं, कास्टिंग की टफनेस कम होती है, ये ज़्यादा जो रिपीटेड जो स्ट्रेसेस हैं उसको ये बियर नहीं कर सकती। लेकिन जो फोर्जिंग है इसकी टफनेस ज़्यादा होती है। वेल्डेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, जो कास्टिंग से बने पार्ट्स होते हैं वो उनको वेल्ड करना एक डिफ़िकल्ट कार्य रहता है, लेकिन फोर्जिंग से बने पार्ट्स को बड़ी आसानी के साथ वेल्ड किया जा सकता है। कॉम्प्लिकेटेड शेप प्रोडक्शन। जो कास्टिंग है इसमें जो मेटल होता है वो हमारा लिक्विड स्टेट में हम इसको लेकर आते हैं, और जिसके कारण हमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है डिज़ाइन को बनाने में। तो कॉम्प्लेक्स पैटर्न की मदद से हम कॉम्प्लिकेटेड शेप कास्टिंग के द्वारा प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन फोर्जिंग के केस में ऐसा नहीं है। फोर्जिंग के केस में हमारा जो मटेरियल है वो सॉलिड स्टेट में ही रहता है, और यही कारण है कि यहाँ पर हम कॉम्प्लिकेटेड जो शेप है वो नहीं बना पाते। और उसके बाद है पार्ट साइज, कि जो पार्ट बनाते हैं उनका साइज़ क्या रहता है। कास्टिंग के केस में जो भी पार्ट बनाए जाते हैं वो स्मॉल साइज़ के होते हैं, लेकिन फोर्जिंग के केस में जो भी पार्ट हम बनाते हैं वो स्मॉल से लेके लार्ज साइज तक हो सकते हैं। एक्यूरेसी की बात करते हैं, जब प्रोसेसिंग को किया जाता है तो उसमें एक्यूरेसी कितनी रहती है। कास्टिंग के केस में एक्यूरेसी कम रहती है, इसमें डिफेक्ट्स ज़्यादा आ जाते हैं। फोर्जिंग की अगर हम बात करें, यहाँ पर ज़्यादा एक्यूरेसी हमें मिलती है पार्ट को बनाते समय, क्योंकि जो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी रहती है एक्यूरेसी के साथ। प्रोडक्शन रेट की बात करते हैं कि दोनों प्रोसेसेस में जब कंपोनेंट बनाए जाते हैं तो किस में ज़्यादा बनाने की संभावना रहती है। प्रोडक्शन रेट जो कास्टिंग का है वो कम रहता है, और जो फोर्जिंग का है प्रोडक्शन रेट वो ज़्यादा रहता है। टाइम कंजप्शन ड्यूरिंग प्रोसेस की बात करते हैं। कास्टिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जैसा हमने बात की, मटेरियल होगा, मटेरियल को मेल्ट किया जाएगा, उसको फिर लैडल की मदद से लेके आएंगे, फिर मोल्डिंग बॉक्स के दो पार्ट जो कोपो ड्रैग होते हैं जिसमें हमने पैटर्न को रखा है उसमें उसको पोर किया जाएगा। उसके बाद उसकी सॉलिडिफिकेशन होगी, फिर उसके बाद जो पैटर्न को या तो ब्रेक कर दिया जाएगा, पैटर्न से को सेपरेट कर देंगे। तो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लेकिन जो फोर्जिंग है कास्टिंग के मुकाबले टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है। ड्यूरेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, जो कास्टिंग है ये नॉन ड्यूरेबल पार्ट्स ये बनाती है, क्योंकि जो रिपीटेड बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं ये बियर नहीं कर पाती।
मजबूत नहीं होते इतने, लेकिन फोर्जिंग से बने जो पार्ट्स हैं काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं। वो रिपीटेड जो बेंडिंग स्ट्रेसेस होती हैं उसको वो बियर कर सकते हैं। डक्टिलिटी एंड ब्रिटलनेस की अगर हम बात करें, कास्टिंग से बने जो पार्ट होते हैं वो कम डक्टाइल होते हैं लेकिन ज़्यादा ब्रिटल होते हैं। लेकिन फोर्जिंग के केस में जो पार्ट बनते हैं वो ज़्यादा डक्टाइल होते हैं, वो कम ब्रिटल होते हैं, क्योंकि इनको कंप्रेसिव फोर्सेस को अप्लाई करके बनाया जाता है। पार्ट डिज़ाइन मॉडिफिकेशन की अगर हम बात करें, कास्टिंग जैसा हमने बात की ये मोल्ड से एसोसिएटेड होती है और इसमें पार्ट डिज़ाइन जो मॉडिफिकेशन है उसे करना भी आसान रहता है और बड़ी तेज़ी के साथ उसको एग्जीक्यूट भी किया जा सकता है। लेकिन फोर्जिंग के केस में जो पार्ट डिज़ाइन मॉडिफिकेशन है इसे करना थोड़ा डिफ़िकल्ट कार्य रहता है और इसके लिए हमें पोस्ट फोर्जिंग मशीनिंग की आवश्यकता पड़ती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, कास्टिंग से बने जो पार्ट होते हैं उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कम होती है, जबकि जो फोर्जिंग से बने पार्ट होते हैं उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है। कास्ट पार्ट से तकरीबन 25 से 26% वो ज़्यादा रहती है। फटीग स्ट्रेंथ की अगर बात करते हैं, कास्टिंग प्रोसेस से बने जो पार्ट होते हैं उनकी जो फटीग स्ट्रेंथ है वो कम होती है, लेकिन फोर्जिंग से बने जो पार्ट होते हैं उनकी जो फटीग स्ट्रेंथ है वो कास्टिंग से बने पार्ट से तकरीबन 37% ज़्यादा रहती है। अगर कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं, जो कॉस्ट है कास्टिंग के केस में कम कॉस्ट हमारी लगती है। कह सकते हैं कि जो कास्टिंग है वो कम एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसमें अलग से हम कोई डाइज वगैरह का यूज़ नहीं करते। लेकिन फोर्जिंग के केस में ये कॉस्टली प्रोसेस है, एक्सपेंसिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें अलग से टूलिंग की आवश्यकता पड़ती है, डाइज की आवश्यकता पड़ती है, तो वो थोड़ा महंगी रहती हैं। तो इस प्रकार से हमने कुछ फैक्टर को कंसीडर किया जिसके आधार पे हमने देखा कि ये दोनों प्रोसेसेस कैसे एक दूसरे से अलग हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो पार्ट कास्टिंग से बनाए जाते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स शेप के भी हो सकते हैं, लेकिन फोर्जिंग से बने जो पार्ट हैं वो सिंपल शेप के हैं, उनमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आपको नज़र नहीं आएगी। और यहाँ पर अगर हम देखें अलग अलग शेप के पैटर्न बने हैं जिसमें मोल्टन मेटल को पोर किया जा रहा है। यहाँ पर हैमर की मदद से एनविल पर हमने एक जो पीस है उसको हैमर किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये प्रोसेसेस की जाती हैं और ये कुछ फैक्टर्स है जिसके आधार पे हमने देखा कि कैसे ये दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे से अलग हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।